गुड इवनिंग टू ऑल। ये अभी एक दो दिन से नोटिफिकेशन घूम रहा है ग्रुप में। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा, सर ये डीवी से रिलेटेड क्या है, किसके लिए है। तो मैंने सोचा था इसको कल ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कल टाइम नहीं मिला। तो मैं आज बता रहा हूँ इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और किसके लिए है। सबसे पहले तो ये जो अभी न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे जो अभी जो वैकेंसी जो आई थी आप लोगों की 2023 में, तो उसके थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट हुई है, यानी आप लोगों ने जो जून में ज्वाइन किया है, जून जुलाई में, तो उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, आप लोगों के लिए ये नहीं है। ये है किसके लिए? ये जैसे आप सभी अवगत होंगे इस बात से कि जो भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स चल रहे हैं वो अब इधर पिछले साल से नेस्ट ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपने अंडर में ले लिया है। उससे पहले ये सारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टेट के अंडर रन करते थे। यानी जो स्टेट की सोसाइटी थी, हर स्टेट का अपना अलग अलग रूल था, रिक्रूटिंग रूल्स उनके अलग अलग थे, तो वो रन करते थे, उनका स्टाफ रहता था। तो इससे पहले जो भी ये स्कूल जैसे भी रन होते थे उसमें दो तरीके के कर्मचारी होते थे, दो तरीके के टीचर्स होते थे। एक होते थे संविदा पे, जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल या एज ए गेस्ट टीचर हम कहते हैं, यानी उनका एक टेन्योर रहता था, उनको 11 मंथ के लिए हायर किया जाता था और 11 महीने तक उनकी सर्विस ली जाती थी। फिर अगर सोसाइटी को या विद्यालय को लगता था कि उनको रिन्यू करना है तो फिर से उनको रिन्यू कर दिया जाता था। तो ये हो गए गेस्ट टीचर्स। एक होते थे परमानेंट एम्प्लॉई, जो ईएमआरएस के होते थे, रेगुलर एम्प्लॉई, जो स्टेट सोसाइटी उनको किसी भी तरीके से इंटरव्यू, रिटन एग्ज़ाम, जैसा भी पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का रिक्रूटिंग रूल्स होते थे उसके हिसाब से वो लोग उनको हायर करते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एक सरकारी टीचर भी पहले से भी हुआ करते थे और एक कॉन्ट्रेक्चुअल होते थे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल का कोई मतलब नहीं, लेकिन अब हुआ क्या कि जब नेस्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को ले लिया, अभी एक दो स्टेट छोड़ के जैसे बिहार वगैरह उन्होंने एमओयू साइन नहीं किया, तो वहाँ पर अभी भी वो स्टेट के अंडर ही रन करते हैं। लेकिन जिन्होंने एमओयू साइन किया था तो वहाँ पर अब सारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रन कराए जाते हैं, जो आप सभी लोग जानते होंगे, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, तो वो अब उसने ले लिया है पूरा। तो ये जो डीवी है ये उन लोगों के लिए है जो स्टेट एम्प्लॉई थे, यानी स्टेट एम्प्लॉई जिनको सोसाइटी ने हायर किया था, जो सरकारी कर्मचारी थे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के, जो स्टेट के अकॉर्डिंग चलते थे। तो अब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनाने के लिए उनका डीवी से रिलेटेड है ये। मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा गेस्ट टीचर से कोई मतलब नहीं है, जो आप लोग नए आए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जैसे होता क्या, एब्जॉर्प्शन एंड डिप्यूटेशन दो टर्म होते हैं, जो मतलब किसी अन्य डिपार्टमेंट से लोग जब किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसके लिए दो टर्म यूज होते हैं, एक डिप्यूटेशन है, एक एब्जॉर्प्शन। डिप्यूटेशन में क्या होता है, वो टेम्परेरी एक टेन्योर होता है। जैसे मान लो कोई स्टेट एम्प्लॉई है, जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो यूपी में जैसे स्टेट का यहाँ का कोई एम्प्लॉई है और यहीं बगल में आसपास कोई एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो पहले से चल रहा था, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टाफ नहीं था, तो उसको रन कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट एम्प्लॉई को वहाँ पे डिप्यूट कर दिया कि आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए इस विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल या एज ए टीचर आपको डिप्यूट किया जाता है, तो आप जाके वहाँ वर्क करिए। वो हो गया डिप्यूटेशन। यानी दूसरे डिपार्टमेंट से, यानी पेरेंट डिपार्टमेंट जो होता है उस डिपार्टमेंट से कोई एम्प्लॉई किसी एक टाइम पीरियड के लिए जब आता है किसी भी संस्था में, दूसरे संस्था में, तो वो डिप्यूटेशन पे आता है। फिर क्या है कि दूसरा
अब इसमें डिप्यूटेशन में सेम संस्था का भी हो सकता है। जैसे कई बार डिप्यूटेशन में क्या करते हैं, कहीं मान लो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का ही किसी अन्य स्कूल का कोई प्रिंसिपल, उसको थोड़ी दिन के लिए किसी दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, उसको डिप्यूटेशन पे भेज दिया जाता है। तो डिप्यूटेशन का मतलब एक होता है टेम्परेरी पीरियड। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो जाता है कि कोई दूसरे, मतलब उसकी जो रिक्रूटिंग हुई थी, जो उसको रिक्रूटमेंट किया गया था, वो किसी अन्य रिक्रूटिंग रूल्स के तहत उसकी हुई थी। लेकिन अब क्या किया गया, मान लो वो जिस भी स्कूल में वर्किंग है, अब उस स्कूल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी अन्य डिपार्टमेंट के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो अब जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो सरकारी कर्मचारी उस डिपार्टमेंट के होंगे जो पहले रिक्रूट किए गए थे, तो वो भी अब उनको एब्जॉर्व किया जाएगा, उनको भी उस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय बनाया जाएगा। तो उस प्रोसीजर को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल भाषा में आप ये समझिए, ये जो डीवी है ये उन लोगों के लिए है जो एकलव्य मॉडल में पहले से सरकारी कर्मचारी थे, जो काम कर रहे थे स्टेट के अंडर में, यानी वो राज्य सरकार ने उनको रिक्रूट किया था। अब चूँकि सारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारी, क्योंकि आप सभी लोग केंद्रीय कर्मचारी अब हो गए हैं, लेकिन उनका रिक्रूटमेंट जो हुआ था वो राज्य कर्मचारी के अंतर्गत हुआ था, तो उनको भी अब क्या करेगी, केंद्र सरकार अपने अंडर में लाएगी। तो इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो उसी के लिए डीवी है। तो बाकी समझ गए होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ कि यह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़ एट नेस्ट in continuation to this office guidelines for absorption of regular staff of EMRS wise letter of event number dated 5/6/2024, it is approved by the competent authority to carry out the document verification of the candidates whose list was forwarded by the state society for necessary action by nests. It is hereby intimated that no additional candidate other than list provided by the state society will be considered by nest for the DB. तो नेस्ट ने सभी स्टेट सोसाइटी से अब उनका पूरा विवरण लिया कि आपके स्टेट में कितने ऐसे टीचर्स हैं, या कितने ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, या कितने आपके स्कूल स्टाफ है, मतलब सब स्टाफ जो होता है, तो वो सब कितने हैं जो आपने रिक्रूट किए थे, जो रेगुलर एम्प्लॉई थे EMRS के। तो अब उनको चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका एम्प्लॉय उनको बनाया जाएगा, तो जिसके लिए उनको भी वो सारे बेनिफिट्स अब मिलने शुरू हो जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को, यानी आप लोगों को मिलेंगे। तो उनका एब्जॉर्प्शन है, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने सबसे विवरण मांगा कि आपके यहाँ कितने टीचर्स हैं। तो उनकी इसमें कुछ ही स्टेट हैं, जैसे आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है। तो इनकी बात करी गई है। तो इन सब को क्या किया जाएगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं केंद्र सरकार, उसका कर्मचारी बनाने के लिए उसका डीवी होगा इन लोगों का। फिर इसमें दिया है कि डीवी उन्हीं लोगों का होगा जिनका लिस्ट में नाम है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और इसमें लिखी है कि डीवी का मतलब ये नहीं है कि आपका एब्जॉर्प्शन 100% माना ही जा रहा है। नीचे शायद कहीं पे लाइन लिखी है, मैं देखता हूँ। डीवी होगा क्या, कैंडिडेट्स आर टू बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट NTRI, वही दिल्ली में जो इनका NTRI है जहाँ पे आप लोगों का डीवी हुआ था, वहीं पे होगा। नीचे दिया होगा पॉइंट नंबर 7 है, अटेंडिंग डीवी इज़ ए पार्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बट कैंडिडेट्स डू नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम फॉर एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन अपीयरिंग इन डीवी प्रोसेस। मतलब उन्होंने कहा डीवी, अब होता यही है कि उनको सबको कर ही लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने मान लो अगर किसी का ऐसा होता है, कोई दिक्कत निकलती है, जैसे कि स्टेट में कई बार लोग फर्जी भी नियुक्त कर लिए जाते हैं, सभी लोगों को पता ही होगा कि बहुत फर्जी नियुक्तियां भी होती हैं स्टेट वगैरह में। तो इन्होंने इसीलिए कहा कि डीवी में हम बुला रहे हैं, जिसका सीधा सीधा ये मतलब मत समझिएगा कि आपका एब्जॉर्प्शन हो ही जाएगा। तो ये पॉइंट है। बाकी यहाँ पर जैसे इन्होंने 4th पॉइंट देख लो, लिखा है वेर एवर कैंडिडेट्स ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ पोस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 2 डिफरेंट डेट्स, कैंडिडेट्स में बी डिप्यूटेड अकॉर्डिंगली बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अगर मान लो
किसी ने वेर कैंडिडेट सेम ग्रुप ऑफ पोस्ट आर इशू टू डिफरेंट है, जैसे मान लो किसी सेम कैंडिडेट को 2 अलग अलग डेट्स दी गई हैं, तो फिर वो उसका स्टेट जो है उसको खुद बताएगा कि किस डेट में जाना है। फिर है ऑल कैंडिडेट्स आर टू बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द अबव मेंशन्ड वेन्यू विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ एंड आइडेंटिटी प्रूफ अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। 6 पॉइंट देख लो, स्टेटस ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस। ये विजिलेंस क्लियरेंस होता है कि आपका कोई मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप से जब जॉब में आ जाते हैं तो उनको विजिलेंस क्लियरेंस बोला जाता है। जैसे कि जब हम जॉब में नहीं होते तो हमारा अटेस्टेशन वेरिफिकेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, लेकिन जब जॉब में आते हैं तो विजिलेंस क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट की कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट तो नहीं है, कोई कार्यवाही तो नहीं चल रही है आपके ऊपर, सस्पेंशन या अन्य कोई केस या कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट आपको डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करके देता, बना के देता कि हाँ इनका सब कुछ सही है, इन पर कोई ऐसा पेंडिंग केस या कुछ भी नहीं है, तो उसको विजिलेंस क्लियरेंस बोलते हैं। तो वो भी साथ में इनको ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आप समझ गए होंगे इसमें क्या है। बाकी ये लिस्ट दी है कि कितने प्रिंसिपल किस स्टेट से बुलाए गए हैं, कितने वाइस प्रिंसिपल बुलाए गए, किस डेट में बुलाए गए, पीजीटी टीजीटी, ये पूरा विवरण इधर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। बाकी मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें किन लोगों की डीवी की बात करी जा रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।